हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आरवी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल। और आज का जो टॉपिक है हमारा डिस्कशन के लिए वो है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। और जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे सोशल मीडिया साइट्स, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, वहाँ से लेकर के न्यूज़पेपर से लेकर के टीवी न्यूज़ चैनल्स से लेकर के हर जगह ये जो टॉपिक है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। इस वजह से कहीं ना कहीं हम इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, एवरीवन्स पर्सपेक्टिव। फिर चाहे वो एक कॉमन सिटीजन हो, फिर चाहे वो किसी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, इवन यूपीएससी जैसे एग्जाम में भी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, हर स्टेज पर ये जो डिस्कशन होगा वो सफिशिएंट होगा आपके हर क्वेश्चन के आंसर तक पहुँचने के लिए, ठीक है। और आपको इसके अलावा कोई और आर्टिकल, कोई और वीडियो को रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, क्वालिटी कंटेंट के साथ हम आपके लिए इस वीडियो को पेश करने जा रहे हैं। लेट्स बिगिन, ठीक है। तो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की बात कर लेते हैं। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि मतलब 1.5 लाख के आसपास जो मिलिट्री ट्रूप्स हैं वो रशिया के यूक्रेन में उतार दिए गए हैं। और कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर 3 होने जैसी बात लग रही थी कि मतलब रशिया और यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कहीं ना कहीं टसल हो सकता है, टेंशन्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। रशिया जो है वो यूक्रेन को हर तरफ से घेरता जा रहा है। और कहीं ना कहीं मतलब इस पिक्चर में यूएस भी आ चुका था। कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी बार बार मतलब कहीं ना कहीं रशिया को वार्न कर रहा है। कहीं ना कहीं वो हर तरीके से चेता रहा है कि मतलब रशिया जो है वो प्रोवोक कर रहा है यूक्रेन को। और कहीं ना कहीं हर तरीके से आप देख सकते हैं इवन चाइना का इंटरवेंशन देखने को मिल रहा है। चाइना जो है वो रशिया के समर्थन में है। इवन पाकिस्तान जो है, अभी रिसेंटली पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जो है वो रशिया के विजिट पे जाने वाले हैं, लास्ट मंथ फरवरी के जाएंगे। और वहाँ पर दो कहीं ना कहीं मतलब वो जो आपका एनर्जी प्रोजेक्ट जो है, मतलब गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो है वो पाकिस्तान टू रशिया, मतलब रशिया से पाकिस्तान लाया जाएगा। तो ये एनर्जी के प्रोजेक्ट्स भी मतलब बहुत जल्द स्थापित किए जाएंगे। तो हर तरीके से रशिया जो है, और इंडिया का इस पर क्या इम्प्लीकेशन होगा, इंडिया का क्या स्टांस होगा, क्योंकि एक तरफ यूएस है, उनका कहीं ना कहीं हमारा जो यूएस इस वक्त हमारे लिए बहुत ही एक अच्छा स्ट्रैटेजिक पार्टनर बन चुका है। इंडो पैसिफिक रीजन में वो हमारा हेल्प कर रहे हैं। साथ ही साथ क्वाड से लेकर के आप मालाबार नेवल एक्सरसाइजेज में भी आप देखो यूएस हर जगह हमारा समर्थन कर रहा है। जबकि रशिया आप देखिएगा तो ऑल वेदर अलाई है इंडिया का। रशिया उस वक्त भी साथ रहा है जब 1971 बांग्लादेश को लिबरेशन करने की बात हुई और ऑपरेशन विजय चलाया गया। तो उस वक्त भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान का सपोर्ट यूएस कर रहा था। और रशिया तब भी हमारे साथ ही था कि अगर इंडिया को कुछ होता भी है, इवन यूएस वॉरशिप्स वगैरह लाने की बात किया था तो रशिया उस वक्त भी हमारे ही साथ था कि मतलब उन्होंने उससे पहले वॉरशिप्स को भेजने की बात करी थी, जिससे कि मामला सेटल हो सका था। और आज भी रशिया से ही हमारा डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है वेपन्स के फील्ड में, आप कह सकते हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम बायर जो हैं वो रशियन वेपन्स को ही आज भी खरीदते हैं। ऑल्दो यूएस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है आगे, लेकिन स्टिल अभी भी रशिया से हमने S-400 वगैरह खरीदा है। तो ये जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इंडिया का स्टांस इस पर क्या होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए बिगिन करते हैं अपने इस डिस्कशन को, ठीक है। तो पोस्ट कहीं ना कहीं डिसइंटीग्रेशन होता है सोवियत यूनियन का, यूएसएसआर का, ठीक है। और जैसा कि आप देख सकते हो कि यूएसएसआर में पहले बहुत सारे नेशंस हुआ करते थे और सबसे बड़ा मतलब आप कह सकते हो एरिया वाइज वो कंट्री हुआ करता था। और इस वक्त भी रशिया जो है वो एरिया वाइज सबसे बड़ा कंट्री ही है। बट स्टिल अब 1991 कोल्ड वॉर के खत्म हो जाने के बाद में यूएस और यूएसएसआर के बीच में जो कोल्ड वॉर चल रहा था और वो जब खत्म हो गया तो यूएसएसआर जो है उसका विघटन हो गया। और इसके बाद में जो भी मुल्क थे, रशिया हो गया, यूक्रेन हो गया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे जो नेशंस हैं, बेलारूस वगैरह, इवन आपका मंगोलिया वगैरह, ये जो ईस्टर्न यूरोपियन नेशंस भी हैं वो पहले मतलब आपका यूएसएसआर का ही हिस्सा हुआ करते थे। और ये अब जाकर के ये सब अलग अलग मुल्क हो चुके हैं, अपने अपने नेशंस में आपको देखने को मिल जाएंगे इंडिपेंडेंस के साथ में। तो इन मतलब सोवियत यूनियन का जब डिसइंटीग्रेशन होता है तो यूक्रेन को आज़ादी मिलती है 24 अगस्त 1991 में। यूक्रेन को इंडिपेंडेंस मिलता है ऑन 24 अगस्त 1991। और यूक्रेन जो है वो मेंबर था इसके पहले सोवियत यूनियन का, जैसा कि आपसे हमने बताया। इसके पहले यूक्रेन जो है वो सोवियत संघ का ही हिस्सा था। 2014 में एक सेपरेटिस्ट इंसर्जेंसी स्टार्ट करा जाता है यूक्रेन के ईस्टर्न इंडस्ट्रियल हार्टलैंड में, जिसको डोनेट्स्क बेसिन कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, यूक्रेन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यूक्रेन में आपको देखने को मिल जाएगा कहीं ना कहीं मतलब मिलिटरीली हब है वो, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब इंडस्ट्रियल रीजन है यूक्रेन एज अ कंट्री। और यूक्रेन का सबसे अच्छा जो लोकेशन है, बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, मतलब कहीं ना कहीं ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन सी को एक्सेस देता है।
जबकि रशिया आप देखिएगा तो अपने आप में ऑल्दो वो साइज़ में बहुत ही बड़ा है, लेकिन उसका एक्सेस मेडिटेरेनियन सी को डायरेक्टली नहीं है और आर्कटिक सर्कल जो उसके ऊपर है, तो आप देखोगे कि पूरे साल कहीं ना कहीं बर्फ़ जमा होता है, जिसकी वजह से कार्गो यानी कि शिप्स का मूवमेंट कर पाना, ट्रेड कर पाना बहुत ही दुर्गम होता है, मुश्किल होता है। इस वजह से कहीं ना कहीं इंडिया रशिया तक का भी जो ट्रेड रिलेशंस है, ऑल्दो हम बहुत ही अच्छे वेदर अलाई है जैसा कि हमने बताया आपसे, स्टिल हमारा जो ट्रेड है वो वॉल्यूम में देखा जाए तो 10 बिलियन यूएस डॉलर्स के ही आसपास तक है। उसको बढ़ाने की बात बार बार हो रही है। इवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गए थे व्लादिवोस्तोक, तो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम जो हुआ था, समिट वहाँ पे जो हुआ था, वहाँ पर हमने 1 बिलियन यूएस डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट वगैरह भी करी है ऑयल के प्रोजेक्ट्स को लेकर के। तो इस तरीके से मतलब रशिया जो है वो एक तो यूक्रेन स्ट्रैटेजिकली भी इंपॉर्टेंट हो जाता है रशिया के लिए, क्योंकि उसको एक्सेस चाहिए। साथ ही साथ कैसा है कि नेटो का जो मतलब डोमिनेंस है वो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में वो चाहता है कि कम हो, कहीं ना कहीं मतलब जो मिसाइल्स है, जो वेपन्स है, मतलब पोलैंड में, चेक रिपब्लिक में कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि यूएस जो है वो मतलब मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंस्टॉल करके रखा है रशिया को काउंटर करने के लिए। तो रशिया जो है वो चाहता है कि जो नेटो का इन्फ्लुएंस है वो कम हो सके, जो यूएस का इन्फ्लुएंस है स्पेशली वो कम हो सके, और इस चीज़ को टैकल करने के लिए वो यूक्रेन के ऊपर प्रेशर बना रहा है। तो हम इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। वैसे आप सभी को एक बात बता दें तो रशिया और यूक्रेन में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं नज़र आएगा आपको, अगर आप कल्चर के तरीके से देखोगे, आप लैंग्वेज के तरीके से देखोगे, आप मतलब अगर आप एक नज़र में देखते हो तो आप रशियंस को, यूक्रेनियंस को पहचान नहीं पाइएगा, क्योंकि मेजरली आपको ईस्ट यूक्रेन जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर रशियन लैंग्वेज भी चलता है, रशियन लैंग्वेज ही ज़्यादातर चलता है, कॉस्ट्यूम वगैरह कल्चर एकदम सिमिलर है, और इस वजह से वो प्रो रशियंस भी हैं आप कह सकते हो। जबकि जो वेस्ट यूक्रेन है वो आपको प्रो यूएस वगैरह नज़र आएंगे, और वो मतलब कहीं ना कहीं एंटी रशियंस आप कह सकते हो। तो यूक्रेन में भी आपस में ही ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी आपको। और इसके अलावा मतलब जैसा कि हमने बताया बहुत ही ज़्यादा मतलब उनका कल्चरल सिग्निफिकेंस है, मतलब यूक्रेन जो है वो बहुत ही अच्छा मतलब संबंध है रशिया का कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन स्टिल इनके बीच का जो रिलेशंस है इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर किसी भी तरीके से आप कह सकते हो कि मतलब रशिया और यूक्रेन मतलब एक पीसफुल नेशन एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसी चीज़ को हम समझेंगे यहाँ पर। तो इस वजह से डोनेट्स्क बेसिन अभी हम मैप में दिखाएंगे आपको, ये जो डोनेट्स्क रीजन है यूक्रेन का, वहाँ पर मतलब एक इंसर्जेंसी चालू किया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है 2013 में रशिया ने क्रीमिया को हथिया लिया था यूक्रेन से, और इसके वजह से जो ग्रुप ऑफ 8 नेशंस का समूह था, इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस का, तो वहाँ से रशिया को बाहर कर दिया गया और वो G7 बन गया, ग्रुप ऑफ 7, जो कि आप देख सकते हो जूस GF के ट्रिक से आप याद रख सकते हो। जापान, US, UK, इटली, कनाडा, जर्मनी और फ्रांस, यहाँ पे इंडिया और चाइना जैसे नेशंस नहीं आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये जूस GF जो है वो G7 नेशंस को याद रखने का ट्रिक है, आप ध्यान रख सकते हैं। और साथ ही साथ आप यहाँ पर ये चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप जब थे प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, तो उन्होंने इसको प्रपोज करा G11 के लिए, जिसमें उन्होंने रशिया, इंडिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी नेशंस की बात करी। ऑल्दो कहीं ना कहीं जो मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ थे वो रशिया के खिलाफ थे, रशिया के अगेंस्ट में थे, वो चाहते नहीं थे कि रशिया जो है वो ज्वाइन करे। इस वजह से G10 तक की भी बात करी गई है। लेट्स सी, जब भी वो G10 होगा तो हम डेफिनेटली उस चीज़ को लेकर के आप तक वीडियो पहुंचाएंगे। तो कहीं ना कहीं G7 जिसका कोई परमानेंट हेडक्वार्टर्स नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। FATF जो है वो G7 के ही मतलब इस समिट में आया था, पेरिस फ्रांस बेस्ड FATF है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और साथ ही साथ G7 जो है वो 1973 से 75 तक जो ऑयल क्राइसिस हुआ था उसको ध्यान में रख करके इसको लाया गया था, ठीक है। तो इसी के अलावा मतलब वहाँ से रशिया को बाहर कर दिया गया, और आप देख सकते हो कहीं ना कहीं रशिया जो है वो मैरीटाइम एडवांटेज गेन करता है, क्योंकि उसने क्रीमिया को हथिया लिया। तो इस वजह से जैसा कि हमने बताया मैरीटाइम यानी कि समुद्री व्यापार जो है वो रशिया को नहीं मिल पा रहा था। इस वजह से क्रीमिया जो है अब उसके लिए थोड़ा हेल्पफुल साबित हो जाता है, वो चौक पॉइंट का काम करता है। और इसकी वजह से जो यूरोपियन यूनियन है और यूनाइटेड स्टेट्स हैं, इन दोनों ने ही मतलब यूक्रेन के बॉर्डर्स की रक्षा करने के लिए शपथ लिया, प्लेज्ड टू सेफगार्ड द इंटेग्रिटी ऑफ यूक्रेन्स बॉर्डर्स, ठीक है। नेटो वगैरह बना के अभी हम डिस्कस करेंगे नेटो क्या है। तो इसके तहत कहीं ना कहीं उस चीज़ को ध्यान में रखने की बात करी गई। अच्छा, इंपॉर्टेंस क्या है, यूक्रेन क्यों इंपॉर्टेंट है रशिया के लिए इतना कि बार बार मतलब हम देख रहे हैं, और ये ऐसा नहीं है कि इस बार पहली बार ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी टाइम से चला आ रहा है। क्रीमिया एनेक्सेशन एक एग्जांपल है छोटा सा, और बारंबार आप देखिएगा कि यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट चला आता है, क्योंकि यूक्रेन जैसा कि हमने बताया मतलब वो US डोमिनेंस होना चाहता है, रशिया जो है वो चाहता है कि वो अपने मतलब क्योंकि उनका बॉर्डर शेयर करता है, स्ट्रैटेजिक पार्टनर मतलब वो है, तो इस वजह से वो चाहता है कि वो प्रो रशिया रहे।
तो ये इसी हेजीमनी को बैलेंस करने के लिए यूक्रेन जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लेट्स सी यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है। पहला है, यूक्रेन और रशिया शेयर करते हैं कल्चरल और लिंग्विस्टिक टाइज फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। जैसा कि हमने देखा वहाँ का कल्चर और जो लैंग्वेज है वो सिमिलर है, जिसके वजह से वहाँ मतलब एक आपको मतलब शेयरिंग जो है वो देखने को मिल जाएगा। साथ ही यूक्रेन जो है वो मोस्ट पावरफुल कंट्री है सोवियत यूनियन में रशिया के बाद में, ठीक है। तो रशिया, सोवियत यूनियन जब था तो रशिया जो है उसके बाद विघटन होने के बाद में रशिया सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री है आप कह सकते हो, लेकिन उसके बाद में यूक्रेन ही है सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद में, ठीक है। और साथ ही साथ यूक्रेन जो है वो हब है कमर्शियल इंडस्ट्रीज़ का, फैक्ट्रीज़ का और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है। तो यूक्रेन एक हब माना जाता है कमर्शियल इंडस्ट्रीज़ के लिए, फैक्ट्रीज़ के लिए और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए। यूक्रेन जो है वो प्रोवाइड करता है रशिया को ब्लैक सी का एक्सेस और क्रूशियल कनेक्टिविटी मेडिटेरेनियन सी में भी। अभी हम जब मतलब आपको दिखाएंगे मैप में, ये आप ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं मतलब यूक्रेन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इस वजह से हो जाता है, क्योंकि ब्लैक सी जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा कि मतलब कहीं ना कहीं मतलब वहाँ पे जो स्ट्रेट्स हैं, जैसे कि ब्लैक सी का जो ओपनिंग है वो फर्दर मेडिटेरेनियन होते हुए अटलांटिक ओशन तक लेकर के जाता है। तो वहाँ पे आपको मतलब कर्च स्ट्रेट देखने को मिल जाएगा, स्ट्रेट ऑफ कर्च, जो कि आपको देखने को मिल जाएगा ब्लैक सी और सी ऑफ अजोव के बीच में है। स्ट्रेट ऑफ कर्च ब्लैक सी और सी ऑफ अजोव के बीच में है। बॉस्फोरस स्ट्रेट जो है वो आपको सी ऑफ मारमारा तक जोड़ता है, ब्लैक सी और सी ऑफ मारमारा, ठीक है, बॉस्फोरस। और डार्डानेलिस जो है वो मारमारा और एजियन सी के बीच में जोड़ता है, मारमारा और एजियन सी, फर्दर वो मेडिटेरेनियन में जाकर के जुड़ जाता है। और इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है जो एंटर होती है ब्लैक सी में वो है दनूब। तो ये आपने ध्यान रखना है, दनूब जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है। साथ ही ब्लैक सी को जो कंट्रीज़ बॉर्डर शेयर करती हैं, हमने पिछले वीडियोस में ऑलरेडी, हम हर वीडियो में जहाँ भी मैप की बात आती है वहाँ कवर करते हैं। तो आप ध्यान रखिए, टर्की, बर्गर, ठीक है, टर्की बर्गर से याद रखिएगा। तो टर्की तो एक नेशन हो ही गया। इसके अलावा बर्गर से, बी से बुल्गारिया, यू से यूक्रेन और आर से रोमानिया, GER, और ये जॉर्जिया और आर से रशिया, ये सारे नेशंस हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ब्लैक सी को यही सारे कंट्रीज़ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो मैप के पर्सपेक्टिव से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन किसी भी तरीके में आए आपको ध्यान रखना है और हर तरीके से अपने आप को रेडी रखना है, ठीक है। इसके अलावा आपको लिए चलते हैं सीधा अब हम टॉपिक पे। तो ये सारे कारण हैं कि क्यों यूक्रेन जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है रशिया के लिए। हमने देखा है एक तो कल्चरल और लिंग्विस्टिक टाइज वगैरह, साथ ही साथ कहीं ना कहीं कमर्शियल इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का हब है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वो स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, वो ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी में ओपनिंग उसका है यूक्रेन का। तो इस वजह से रशिया जो है वो चाहता है कि यूक्रेन उनका मतलब हिस्सा रहे, ठीक है। नेक्स्ट अब आपको हम लिए चलते हैं रीजंस क्या है रशियन एग्रेशन का। रशिया आखिर क्यों एग्रेसिव है, उसके कारण को हम देख लेते हैं। तो पहला तो यह है कि इकोनॉमिक फैक्टर्स। रशिया जो है वो मानता है इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस यूक्रेन का, और यूक्रेन का वो मेंबरशिप चाहता था यूरेशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी में, जो कि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है 2015 में लाया गया, ठीक है। तो रशिया मानता है इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस यूक्रेन का, और इस वजह से यूक्रेन के मेंबरशिप को वो चाहता था यूरेशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी में, जो कि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, 2015 में लाया गया था व्लादिमीर पुतिन के द्वारा। और साथ ही साथ में कहीं ना कहीं मतलब उसमें ह्यूज मार्केट है और एडवांस्ड एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल आउटपुट। लेकिन यूक्रेन जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता था, लेकिन यूक्रेन ने ज्वाइन करने से उस एग्रीमेंट को मना कर दिया। काफ़ी ज़्यादा मतलब व्लादिमीर पुतिन जो थे वो श्योर थे कि यूक्रेन जो है वो ज्वाइन कर लेगा, और वो काफ़ी खुश भी थे। लेकिन यूएस के प्रेशर से आप कह सकते हो, या फिर यूक्रेन का खुद का अपना मतलब मर्जी से आप कह सकते हो, यूक्रेन जो है वो पुल आउट कर चुका और यूक्रेन ने ज्वाइन नहीं किया उस एग्रीमेंट को, जिससे एक सेटबैक लगा रशिया को, क्योंकि यूरेशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी में यूक्रेन जो है वो हिस्सा नहीं बना, ठीक है। क्योंकि रशिया आपको देखने को मिल जाएगा कहीं ना कहीं, रशिया जो है वो एरिया वाइज सबसे बड़ा मुल्क है। साथ ही साथ डिफेंस वगैरह के फील्ड में आप देखोगे, वेपन्स बनाने के फील्ड में, आर्टिलरीज के फील्ड में आप देखिएगा तो रशिया जो है वो बहुत ही ब्रिलियंट कंट्री है, क्योंकि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है आप देखिएगा यूएस का थर्ड भी है, लेकिन जो साउथ कोरिया ने भी लिया है, लेकिन थर्ड से बेटर आपको मतलब S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिल जाएगा, प्रिसाइजन में हर तरीके से। तो इस वजह से कहीं ना कहीं रशियंस जो हैं उनका जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का जो तरीका, इसीलिए हम ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो इंडिया और रशिया साथ मिल करके बना रहे हैं, जो कि हम वियतनाम, फिलीपींस जैसे देश को फर्दर एक्सपोर्ट कर रहे हैं एज पर लाइन ऑफ क्रेडिट, ठीक है, ताकि साउथ चाइना सी में फ्री, ओपन और इंक्लूसिव मतलब बनाया जा सके इंडो पैसिफिक रीजन, और साउथ चाइना सी को भी आप कह सकते हो मैरीटाइम मतलब पायरेसी को भी रोका जा सके। तो इस वजह से कहीं ना कहीं मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपका यही है कि रशिया ओवरऑल मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा है। इवन हमने बताया कि सबसे ज़्यादा आज भी हम परचेज जो है डिफेंस का वो रशिया से ही करते हैं, लेकिन
इकोनॉमिकली रशिया उस तरीके से ग्रो नहीं कर सका। रशिया का काफ़ी ज़्यादा जो मतलब आप कह सकते हो डिपेंडेंसी है वो ऑयल और गैस, शेल गैस वगैरह इन्हीं सब पे रह गया, जो कि कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा उसको बेनिफिट नहीं दे पाया। एंड दैट इज़ द रीज़न आप देखिएगा कि इस वक्त जो है वो रशिया जो है वो चाइना को लेकर के बहुत ज़्यादा, रशिया और चाइना का मतलब टाई अप आपको देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि रशिया और चाइना नेचुरल अलाइज हैं, ये आप कभी नहीं कह सकते हो, बिल्कुल नहीं है। लेकिन क्योंकि फ़िलहाल दोनों ही देश कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के प्रमोट कर रहे हैं, और चाइना कैसा है कि आप कह सकते हो चेकबुक डिप्लोमेसी है चाइना की, और उसके पास ह्यूज पॉकेट साइज़ है, यानी कि एक्सेस ऑफ रिजर्व्स हैं आप कह सकते हो, तो वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न रशिया को भी इन्वेस्टमेंट ही चाहिए, पैसे ही चाहिए। तो इस वजह से दोनों इस वक्त मतलब आप कह सकते हो कि एलाई बने हुए हैं। लेकिन रशियंस काफ़ी बार क्लेम किए हुए हैं कि चाइनीज़ जो हैं वो मतलब उनकी टेक्नोलॉजी को चोरी कर लेते हैं, और इस तरीके से मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा रिलेशंस है, स्पाई का सिस्टम हमेशा होता है। तो रशिया जो है वो एक चेक रखता है चाइना के ऊपर। लेकिन फ़िलहाल कहीं ना कहीं यूएस की हेजीमनी को कम करने के लिए कहीं ना कहीं मतलब जो यूएस यूनिलैटरलिज्म को बंद करके मतलब मल्टीलैटरलिज्म को बंद करके यूनिलैटरलिज्म को प्रमोट करना चाहता है, उस चीज़ को कम करने के लिए कहीं ना कहीं मतलब रशिया और चाइना जो है वो मतलब सामने आ रहे हैं। और इस तरीके से आप कह सकते हो कि मतलब रशिया जो है वो चाइना के लिए एक इम्पॉर्टेंट मतलब बन जाता है। तो रशिया जो है, दोनों ही बड़े देश हैं। रशिया जो है वो वेपन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बड़ा देश है, चाइना जो है वो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बड़ा देश है। एंड दैट इज़ द रीज़न ये दोनों देश साथ मिल करके आ रहे हैं। आप देखिएगा कि मतलब इसकी वजह से इंडिया को भी एक कंसर्न हो जाता है, ऑल्दो यूएस जो है वो इंडिया के लिए इंडो पैसिफिक वाले रीजन में, साथ ही साथ कहीं ना कहीं क्वाड में, जहाँ पे इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे नेशंस हैं, मालाबार में भी सेम वही सारे कंट्रीज़ हैं। तो यूएस जो है वो भारत का मतलब साथ निभा रहा है बिल्कुल। हम मतलब कहीं ना कहीं बेका, लेमोआ, जीसोमिया, कॉमकासा, ये सारे एग्रीमेंट्स में हमने साइन किए हैं यूएस के साथ में। इवन रशिया के साथ में भी हमारे ये एग्रीमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं मतलब 2+2 का जो डायलॉग है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वगैरह जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2+2 का डायलॉग हमारा इंडिया और यूएस के साथ में है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि हमारा रिलेशंस मतलब वहाँ पे भी बैलेंस्ड है। लेकिन इस चीज़ को हमें समझना होगा, क्योंकि पाकिस्तान को भी मतलब बहुत ज़्यादा रशिया जो है वो अपने वेपन्स जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है। और अगर सेम दोनों मुल्क में, इंडिया भी सेम वही वेपन्स को लेता है, पाकिस्तान भी सेम वही वेपन्स को लेता है, सेम कंट्री से लेता है, तो चांसेस होता है कि कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो मतलब उतना सीक्रेट ना रह पाए। तो इस वजह से कहीं ना कहीं हमें भी स्मार्टली उन चीज़ों को समझना होगा, ठीक है। और इस वजह से रशिया जो है वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आप कह सकते हो नेटो, जिसको यूएस लेड करता है, उन्होंने प्लान किया कि इंस्टॉल किया जाए मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स ईस्टर्न यूरोप में, जैसे कि पोलैंड और चेक रिपब्लिक में, ताकि काउंटर किया जा सके रशिया के इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज मिसाइल्स को, ठीक है। तो नेटो जो है, आप मतलब वैसे तो नेटो का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के चेक कर सकते हो। नेटो का वीडियो आप वहाँ पे हमने डिस्कस किया, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन बेसिकली अगर आप नेटो की बात कर लो तो नेटो आपको देखने को मिल जाएगा कि मतलब ये एक मिलिट्री अलायंस है जिसको नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी से इस्टाब्लिश किया गया। वॉशिंगटन ट्रीटी भी इसको कहते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। 1949 में इसको स्थापित किया गया यूएस, कनाडा और बाकी वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस के द्वारा, ताकि वो मतलब कलेक्टिव सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सके अगेंस्ट द सोवियत यूनियन। और इसका आर्टिकल 5 जो है वो कहता है कि अगर किसी मेंबर अलायंस के किसी भी मेंबर के ऊपर अटैक किया जाता है यूरोप या नॉर्थ अमेरिका में, तो ये माना जाएगा कि सभी मेंबर्स पे अटैक किया गया है। और फिलहाल इसमें 29 मेंबर स्टेट्स हैं। रिसेंट में मॉन्टेनीग्रो जो है उन्होंने ही ज्वाइन किया है इस एग्रीमेंट को, ठीक है। तो एक तो ये भी मतलब बात है कि पोलैंड और चेक रिपब्लिक जो है वहाँ पर मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को इंस्टॉल करने की बात हो रही है। तो इस वजह से भी रशिया जो है वो एग्रेसिव है, आप ये भी एक कारण कह सकते हो। आप ये भी कह सकते हो कि व्लादिमीर पुतिन जो है उनका मतलब जो कार्यकाल रहा है, इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है रशिया में, कहीं ना कहीं मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है रशिया में। साथ ही साथ आप कह सकते हो डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं है रशिया में, करप्शन बहुत ज़्यादा, करप्शन के चार्जेस बहुत ज़्यादा है व्लादिमीर पुतिन के ऊपर। तो ये सारे डोमेस्टिक फैक्टर्स भी एक रीज़न है कि रशिया जो है वो उनका ध्यान जो है वो हटाना चाहता है। और मतलब ये भी एक रीज़न आप कह सकते हो ध्यान को हटाने के लिए, मतलब इस टॉपिक पे वापस से लाने के लिए। तो ये भी एक कारण हो सकता है रशिया के एग्रेशन का, ठीक है। और नेक्स्ट हम आपको लिए चलते हैं जियो पॉलिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक फैक्टर्स। तो जियो पॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिक फैक्टर्स क्या है? हमने इकोनॉमिक फैक्टर्स तो देख लिया। रशिया जो है वो क्लेम करता आया है कि कहीं ना कहीं मतलब रशिया जो है वो क्लेम करता है जियो मतलब ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नेटो का, और वो उसको मतलब बढ़ाते जा रहा है, और जिसकी वजह से रशिया का जो इंटरेस्ट है वो थ्रेटन हो रहा है। और इसी के वजह से मतलब नेटो
का मतलब जो वर्चस्व है उसको मतलब गारंटी करने के लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मतलब ये भी एक पॉइंट है कि रशिया जो है वो क्लेम कर रहा है नेटो जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जैसे कि हमने बताया यूरोपियन नेशंस ईस्टवर्ड एक्सपेंशन करता जा रहा है, तो इस तरीके से भी मतलब रशिया अग्रेसिव होता जा रहा है। अच्छा, अब हम रिसेंट अगर आप बात कर लो, कहीं ना कहीं मतलब जैसा कि नेटो के बारे में हमने डिस्कस कर ही लिया है, 28 यूरोपियन और 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, साथ ही यहाँ पे कलेक्टिव डिफेंस की बात करी गई है, और इसके अलावा आप कह सकते हो 1949 में फाउंड करा गया, 30 मेंबर्स हैं। एस्टोनिया, लत्विया, लिथुवेनिया ये सारे बाल्टिक कंट्रीज़ भी उसके हिस्सा हैं जो रशिया के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। एस्टोनिया, लत्विया और लिथुवेनिया, इनको बाल्टिक कंट्रीज़ भी कहा जाता है, बाल्टिक सी वाले रीजन में लाई करते हैं एस्टोनिया, लत्विया और लिथुवेनिया, जो कि बॉर्डर शेयर करते हैं रशिया के साथ में। और साथ ही साथ हंगेरी, पोलैंड, रोमानिया, बुल्गारिया ये सारे फॉर्मर सोवियत संघ का पार्ट हैं, जो कि वो भी हिस्सा है नेटो का, ठीक है। अच्छा, अब रशिया और यूक्रेन के बीच में लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको भी पता है कि रशिया जो है वो मतलब इंक्लूडेड है मिलिट्री बिल्डअप करने में अलॉन्ग विथ इट्स बॉर्डर। यूक्रेन आप देखिएगा मैप में, तो यूक्रेन के आसपास मतलब उसके पूरे बॉर्डर पे रशिया ने मिलिट्री बिल्डअप बना दिया है, आर्टिलरी वगैरह, वेपन्स वगैरह, मतलब मिलिट्री टैंक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है वो मतलब वहाँ पर उन्होंने रख दिया है यूक्रेन के बॉर्डर्स पे, और जो कि एक नेटो का मेंबर ही है। और जैसा कि हमने अभी देखा कि नेटो आर्टिकल 5 यही कहता है कि किसी एक को भी खतरा है तो पूरे के पूरे नेटो मेंबर कंट्रीज़ पे खतरा है। तो रशिया जो है वो ट्रूप डिप्लॉयमेंट इस वजह से किया है कि जो नेटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन हो रहा है उसको रोका जाए, ठीक है, इस वजह से उन्होंने ट्रूप डिप्लॉयमेंट किया है। रशिया हालांकि अपने आप को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है, वो इन क्लेम्स को कहीं ना कहीं खारिज कर देता है कि वर्ल्ड वॉर 3 जैसा कोई आलम नहीं है, हम यूक्रेन के ऊपर कोई खतरा नहीं है, ये हमारा नॉर्मल मतलब जो एक्सरसाइज होता है, वॉरफेयर एक्सरसाइज, हम उसी को कंडक्ट कर रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं जिसमें बेलारूस भी हमारा हिस्सा होगा। और रशिया जो है वो 1 लाख ट्रुप्स जो है उसके मतलब यूक्रेन के बॉर्डर पे उन्होंने भेज रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, 1 लाख ट्रुप्स के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ रशिया जो है वो एश्योरेंस चाहता है यूएस से कि यूक्रेन जो है वो इंडक्ट नहीं किया जाएगा नेटो में, ठीक है। तो ये भी रशिया जो है वो चाहता है कि यूक्रेन को इंडक्ट ना किया जाए, और इसके वजह से कहीं ना कहीं टेंशन्स बन चुका है रशिया और वेस्ट में यूक्रेन के समर्थन को लेकर के। यूएस जो है वो एश्योर करता है यूक्रेन को कि वो रिस्पॉन्ड करेगा डिसाइसिवली अगर रशिया इन्वेजन करता है तो, ठीक है। अब रशिया के डिमांड्स की बात कर लेते हैं। रशिया जो है वो डिमांड करता आया कि बैन होना चाहिए नेटो के फर्दर एक्सपेंशन को, जिससे जो कंट्रीज़ हैं यूक्रेन, जॉर्जिया, ये सारे जो शेयर करते हैं रशिया के साथ बॉर्डर, इनको इंक्लूड ना किया जा सके, ठीक है। तो वैसे तो आप देख सकते हो यूक्रेन जो है वो बिल्कुल मेंबर कंट्री ही है, लेकिन रशिया चाहता है फर्दर अब ईस्टवर्ड इसको बैन किया जाए। जैसे रशिया के जो मतलब बॉर्डर हैं अलाई कंट्रीज़ जैसे कि यूक्रेन और जॉर्जिया, एक्चुअली अलाई तो नहीं है लेकिन मतलब ये सारे नेशंस उसका हिस्सा ना रह सके। रशिया ने नेटो से कहा है कि अपने मतलब मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स को पीछे खींच ले 1990 के लेवल पे, और प्रोहिबिट करे डिप्लॉयमेंट ऑफ इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल्स इन द बॉर्डरिंग एरियाज। तो रशिया नेटो से कह रहा है कि आप अपने मिलिट्री जो भी आपने डिप्लॉयमेंट्स किए हैं, जैसे कि हमने देखा पोलैंड और चेक रिपब्लिक में मिसाइल डिफेंस सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है, तो वो कह रहा है कि उसको पीछे आप ले लीजिए, 1990 के समय में जो हुआ करता था वैसा ही आप रखिए, और फिर अब आप जो भी INF मतलब इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल्स होगा उसको आप डिप्लॉय मत करिए बॉर्डर एरियाज में। अब रिस्पॉन्स मतलब क्या रहा है वेस्ट से, हम इस चीज़ को भी मतलब बहुत ही अच्छे से देख लेंगे। तो वेस्ट का अगर आप रिस्पॉन्स देखिएगा, तो वेस्ट के रिस्पॉन्स की बात कर लेते हैं, एक सेकेंड, ठीक है। तो वेस्ट के रिस्पॉन्स की बात कर लेते हैं। यूएस ने कहीं ना कहीं मतलब रूल आउट किया कि वो मतलब चेंज नहीं करेगा नेटो का ओपन डोर पॉलिसी, जिसका मतलब है कि नेटो जो है वो कंटिन्यू करेगा इंडक्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स, ठीक है। यूएस मतलब ओपन डोर पॉलिसी ही रखेगा नेटो वाला, ठीक है। आप मतलब ध्यान रखिएगा, की टर्म आप लिख सकते हो, ओपन डोर पॉलिसी, ठीक है, ये रहा आपके सामने। तो यूएस ने रूल आउट किया कि वो चेंज नहीं करने जा रहा नेटो का ओपन डोर पॉलिसी, यानी कि नेटो कंटिन्यू रखेगा ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स को जोड़ने के लिए। यूएस ने ये तक भी कहा है कि वो ऑफर करेगा ट्रेनिंग और वेपन्स यूक्रेन को, ट्रेनिंग और वेपन्स यूक्रेन को। यूएस जो है वो एक ओपन है मतलब डिस्कशन रिगार्डिंग मिसाइल डिप्लॉयमेंट, वो ठीक है तैयार है मिसाइल डिप्लॉयमेंट को लेकर के, और म्यूचुअल रिडक्शन कमी करने के लिए मिलिट्री एक्सरसाइजेस में ईस्टर्न यूरोप वाले रीजन में। जर्मनी ने भी वार्न किया है नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन को लेकर के कि अगर रशिया मतलब इन्वेड करेगा यूक्रेन पर। खैर नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन जो है वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन जो है वो जर्मनी और रशिया के बीच में है, जो कि बाल्टिक सी को होकर के गुजरता है। और बाल्टिक नेशंस हमने देख लिया, एस्टोनिया, लत्विया और लिथुवेनिया यहाँ से जाता है। और साथ ही साथ में आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं मतलब ये लॉन्गेस्ट गैस पाइपलाइन हो जाएगा
और इसके अलावा जो डिपेंडेंसी है यूरोपियन यूनियन का वो रशिया पे बढ़ जाएगा। इस वजह से जर्मनी कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि रशिया के लिए मतलब फ्रेंड भी बन सकता है, एनिमी भी बन सकता है। और यूएस जो है वो चाहता नहीं था नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन बने, बट उस वक्त एंजेला मर्केल जो है जर्मनी की जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल, तो उन्होंने इस चीज़ का समर्थन किया था। और कहीं ना कहीं मतलब समर्थन इन द सेंस कि रशिया के फेवर में कि ठीक है हम मतलब गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के साथ आगे बढ़ेंगे। और इस वजह से यूरोपियन यूनियन का जो डिपेंडेंसी होगा वो रशिया पे ज़्यादा होगा नेचुरल गैस को लेकर के, क्योंकि रशिया जो है वो 40% की गैस की ज़रूरतें रशिया ही फुलफिल करता है यूरोपियन यूनियन का 40% तक का। ठीक है, साथ ही साथ यूक्रेन को बाईपास, क्योंकि ये जो गैस पाइपलाइन है जो ये यूक्रेन से होता हुआ ही गया है, किसी की टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को हम इम्पैक्ट नहीं कर सकते हैं। और इस वजह से ये जो मतलब गैस पाइपलाइन गया है ये बाईपास करता हुआ गया यूक्रेन को, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो ट्रांजिट फ़ी मिलता था अराउंड $3 बिलियन का हर साल, वो भी डिप्राइव हो जाएगा यूक्रेन को। तो एक तरीके से रेवेन्यू का भी लॉस होगा। $3 बिलियन तक का ट्रांजिट फ़ी होता था, मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जब भी ट्रेड होता था तो एक ट्रांजिट फ़ी लगाया जाता था, और यूक्रेन को $3 बिलियन तक का मतलब रेवेन्यू में कमी देखने को मिल जाएगा इस गैस पाइपलाइन के बनने के वजह से। ये भी एक कारण है यूक्रेन के टेंशन के बीच में। और ये एक तरीके से जियोपॉलिटिकल विन माना जाएगा रशिया के लिए, क्योंकि ये एक जनरेशनल जियोपॉलिटिकल विन माना जाएगा, और यूएस के लिए और उनके एलाइज के लिए ये एक सेटबैक होगा, एक झटका लगेगा। तो इस वजह से ये जो मतलब आपका ओवरऑल में है गैस पाइपलाइन वाला नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन, तो ये ध्यान रखिएगा आप। और इसके अलावा कहीं ना कहीं मतलब जर्मनी ने यूटिलाइज़ करने की भी बात करी है सभी अवेलेबल लेवरेज को, कि वो एक्सटेंड करे 10 साल तक करंट रशिया यूक्रेन गैस ट्रांजिट को। और जर्मनी जो है वो कंट्रीब्यूट भी करेगा 1 बिलियन तक ग्रीन फंड फॉर यूक्रेन बनाने के लिए, ताकि कंट्री का जो एनर्जी इंडिपेंडेंस है वो जारी रह सके। ठीक है, और इसके अलावा वापस अपने टॉपिक पे हम आते हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब एक तो ये नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन जो है वो भी एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा। तो ये भी प्रीलिम्स के लिए अगर आए तो आपको ध्यान रखना है, नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन जो है वो रशिया और जर्मनी के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। और यूएस जो है और वो उन्होंने थ्रेटन किया है रशिया को कि वो इम्पोज कर सकते हैं नए इकोनॉमिक सैंक्शंस इन केस ऑफ अटेम्प्ट्स ऑफ इन्वेजन अगेंस्ट यूक्रेन। तो अगर वो यूक्रेन पर अगर इन्वेड करते हैं तो कहीं ना कहीं ज़्यादा इकोनॉमिक सैंक्शंस, नए इकोनॉमिक सैंक्शंस यूएस जो है वो लगा देगा, ऐसा यूएस का कहना है। अब इसका इम्प्लीकेशंस क्या होगा भारत पे, इस चीज़ को हमें समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमने देखा कि दोनों ही नेशंस हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और पॉसिबिलिटी है कि काटसा पर सैंक्शंस लग सकता है इंडिया के ऊपर बाय द यूएस एज अ रिजल्ट ऑफ द S-400। तो S-400 का जो हमने मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा है रशिया के साथ में, और धीरे धीरे अब वो रशिया के वहाँ से मतलब हमारे देश में भी आने लग गया है, तो हो सकता है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि काटसा के तहत जो काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट है, जिसके तहत ईरान, नॉर्थ कोरिया और रशिया ये तीनों नेशंस हैं कि अगर यहाँ से कोई भी कंट्री ट्रेड करता है तो उसके ऊपर काटसा के तहत सैंक्शंस लगाया जाएगा। और चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगाया गया है, लेकिन अभी तक यूएस ने इंडिया को उस चीज़ से एग्जम्पशन दिया था। लेकिन ये खतरा बना हुआ है कि हो सकता है रशिया के प्रो अगर हम जाएंगे या फिर रशिया के फेवर में अगर हम रहेंगे तो इसका एक पॉसिबिलिटी है कि मतलब इंडिया के ऊपर वो सैंक्शंस लग सकता है, और वो सैंक्शंस लगने से कहीं ना कहीं हमें भी इम्पैक्ट होगा। ठीक है, दूसरी तरफ हम कह सकते हैं कि इम्पैक्ट होगा स्ट्रॉन्ग इंडियन डायस्पोरा पे, जो कि उस रीजन में रहते हैं। अभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का बयान था कि 20,000 स्टूडेंट्स जो हैं, 20,000 के आसपास स्टूडेंट्स जो यूक्रेन में पढ़ाई करते हैं वो वापस भारत चले आए, क्योंकि वहाँ टेंशन्स बढ़ गया है। तो इसके वजह से कहीं ना कहीं मतलब इंडियन डायस्पोरा जो है यूक्रेन में, वहाँ पर भी एक तरीके से आप कह सकते हो कि परेशानी है। साथ ही साथ हमें स्ट्रॉन्ग रिलेशंस मेंटेन भी करने हैं रशिया के साथ में, इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके, क्योंकि हमने शुरू से कोल्ड वॉर के समय में भी हम नॉन अलाइन मूवमेंट का ही मतलब समर्थन में रहे हैं। नाम के हम फाउंडिंग मेंबर भी रहे हैं, और हमारा हमेशा से पॉलिसी यही रहा है नॉन अलाइंड। हम कहीं ना कहीं किसी के मतलब फेवर में या अगेंस्ट में नहीं होते हैं, और इस चीज़ को हमें बैलेंस करना होगा। तो बैलेंस ऑफ पावर का हमें बहुत इजीली मतलब उन चीज़ों को समझना होगा। हमें यूएस और रशिया मतलब दोनों ही नेशंस को इक्वली अंडरस्टैंड करना होगा, और इसके अकॉर्डिंग हमें काम करना होगा। इस वजह से यूएनएससी में जब रिसेंटली वोटिंग करने की भी बात हुई तो हम एब्सटेन कर गए वोटिंग करने से, यानी कि लगभग आप कह सकते हो एक फेवर ही हमने दिया रशिया को, क्योंकि वोट नहीं करना भी अपने आप में एक फेवर ही है रशिया के लिए। क्योंकि अगर हम वोट करते तो शायद हम रशिया के खिलाफ करते, या फिर हम मतलब यूएस को प्रेफर करने के चक्कर में। तो इस वजह से हमने अपने जो भी हमारा जो पार्शियलिटी नहीं होता है, नॉन पार्शियलिटी, कहीं ना कहीं मतलब नॉन इंटरफेरेंस, तो ये हमने अपने प्रिंसिपल को बनाए रखा। ठीक है, इसके अलावा आप कह सकते हो कि भारत का स्टैंड क्या है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया का स्टैंड समझने के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इंडिया जो है वो पीसफुल रिजोल्यूशन की बात करता है सिचुएशन का,
सस्टेन्ड डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के साथ में और लॉन्ग टर्म पीस और स्टेबिलिटी होना चाहिए रीजन में और बियॉन्ड, क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब हम भी सेम कहीं ना कहीं उन चीज़ों को समर्थन करते हैं। जैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो जा रहा है, भारत से जो कश्मीर वाला हिस्सा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके वाला रीजन इन शॉर्ट, तो वो जो रीजन है गिलगित बल्टिस्तान वाला रीजन, तो वहाँ से जो मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जा रहा है वो इंडिया के टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को हर्ट कर रहा है, इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को हर्ट कर रहा है। लेकिन चाइना जो है वो उसके कंसर्न को ध्यान में नहीं रख रहा है। तो सेम हमें भी मतलब ऐसा नहीं कि हम किसी कंट्री को फिर फेवर करेंगे, तो इसलिए हम चाहते हैं कि पीसफुल तरीके से इस चीज़ का मतलब डिप्लोमेटिक तरीके से इस चीज़ को लॉन्ग टर्म पीस के लिए और स्टेबिलिटी के लिए काम किया जाए रीजन में। साथ ही साथ हमने देखा इंडिया ने एब्सटेन कर गए वो वोट करने से यूएन के जनरल असेंबली वगैरह में। और इसके अलावा मतलब जो भी इम्पोर्टेंट हो सकता है वो इंडिया के पर्सपेक्टिव से हमने देख लिया है। और इंडिया इवन मतलब 2014 में जब क्रीमिया को एनेक्सेशन भी किया गया था, बहुत ज़्यादा जब हा हुल्ला हो रहा था, तब भी हम मतलब रशिया के फेवर में ही आप कह सकते हो कि हम मतलब हुआ करते थे। और इस तरीके से मतलब आप कह सकते हो कि हमें इस चीज़ों को मतलब बचाना होगा, क्योंकि हमने देख लिया कि पाकिस्तान और चाइना जो कि हमारे मतलब टेरिटोरियल नेबर्स भी हैं, तो वो कहीं ना कहीं मतलब इनका जो डोमिनेंस है, मतलब इनका जो फेवर है वो रशिया की तरफ ज़्यादा बढ़ जा रहा है। तो हमें बैलेंस करना होगा। इसी वजह से कहीं ना कहीं हम रशिया इंडिया चाइना का एक समिट भी होता है, कहीं ना कहीं इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए G20 का जब समिट होता है तो वहाँ पर, और साथ ही साथ JAI जापान अमेरिका और इंडिया, ये एक समिट भी होता है इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए। तो बैलेंस ऑफ पावर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझने के लिए। साथ ही साथ आप नॉर्मैंडी फ्रंट की बात कर सकते हैं, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नॉर्मैंडी फ्रंट जो है वो एक डिप्लोमेटिक ग्रुपिंग है जो जून 2014 में बनाया गया पीसफुल रिजोल्यूशन को लेकर के, जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है यूक्रेन में रशिया के मिलिट्री एग्रेशन को लेकर के। तो इसके लिए नॉर्मैंडी फॉर्मेट को लाया गया, 2014 में बनाया गया, जो रशिया और यूक्रेन के बीच में मतलब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था मिलिट्री एग्रेशन को लेकर के, उसको ध्यान में रख करके। और ये एक इनफॉर्मल ग्रुप है, ये आप ध्यान रखिएगा। प्रीलिम्स में सीधा स्टेटमेंट दे देते हैं इट इज़ अ फॉर्मल ग्रुप, और बहुत ही बारीक होगा, हम ध्यान नहीं देंगे, कंट्रीज़ हम ध्यान दे देंगे, लेकिन ये टर्म भी ध्यान देना है, इनफॉर्मल ग्रुप है। यानी कि क्या बात करेंगे ये शेयर करना इनको ज़रूरी नहीं होता है, फॉर्मल में शेयर करना पड़ता है, इनफॉर्मल में ऐसा कुछ नहीं है, कोई प्रॉपर पॉलिसी या कोई प्रॉपर प्रिंसिपल नहीं होता इनका, ठीक है। और फ्रांस, जर्मनी, रशिया और यूक्रेन, ये 4 नॉर्मैंडी फॉर्मेट के नेशंस हैं, ठीक है। तो नॉर्मैंडी में फ्रांस, जर्मनी, रशिया और यूक्रेन। नेक्स्ट आते हैं मिन्स्क 2 अग्रीमेंट पे। मिन्स्क 2 अग्रीमेंट जो है ये एक 13 पॉइंट का एग्रीमेंट है, जहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं रशिया से, यूक्रेन से और ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, और ये साइन किया गया था 2015 में। इसका मेजर एम है एंड करना वॉर डॉनबास रीजन यूक्रेन का। अभी हम देखेंगे मैप में डॉनबास वगैरह और साथ ही डोनेस्क जो रीजन था, इन सब चीज़ों को। तो मिन्स्क 2 अग्रीमेंट में इसी को लेकर के ध्यान में रखा करके बनाया गया। और साथ ही साथ अब हमने यहाँ पे देखा था अभी OSCE ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, तो उसको लेकर के यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। OSCE जो है वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिक्योरिटी ओरिएंटेड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर गवर्नमेंटल मतलब एक गवर्नमेंट से दूसरे गवर्नमेंट में, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ऑब्जर्वर स्टेटस है यूएन में इसका, ठीक है, इसको यूएन में ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया है। इसका हेडक्वार्टर्स वियना ऑस्ट्रिया में है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, इसका आपको हेडक्वार्टर्स वियना ऑस्ट्रिया में मिल जाएगा। और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिक्योरिटी ओरिएंटेड, सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, क्योंकि ये ऑब्जर्वर है सिर्फ। और इसमें 57 मेंबर्स हैं जो कि यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका तक आपको देखने को मिल जाएंगे। भारत इसका मेंबर नहीं है, और डिसीजंस जो लिया जाता है वो कंसेंसस से लिया जाता है, इच्छा से। तो ये अगर इस पर भी क्वेश्चन बने तो ध्यान रखिएगा। वैसे इंडिया इसका मेंबर नहीं है तो चांसेस कम है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये टॉपिक न्यूज़ में है, तो जो भी यहाँ से जुड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर लिया है। इसके बाहर कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये हमारी एश्योरेंस है, क्योंकि ये बनाने में काफ़ी क्वालिटी कंटेंट ढूंढना पड़ता है और उसी के हिसाब से हमने इसको अब तक लाया है। अब यहाँ पे मैप पे हम आ जाते हैं। जैसा कि आपसे बताया गया, रशिया आप देख सकते हैं, ये रहा नाइपर, मतलब जो आपको देखने को मिल रहा है ये वाला जो रीजन। काइव जो है वो कैपिटल है यूक्रेन का, जो न्यूज़ में है आप ध्यान रखिएगा। तो काइव कैपिटल है, रशिया का मॉस्को कैपिटल है, वन लाइनर के लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी को जोड़ रहा है ये स्ट्रेट ऑफ कर्च और क्रीमिया वाला रीजन जो कि हथियाया गया है रशिया के द्वारा। और साथ ही साथ में ब्लैक सी को ये सारे कंट्रीज़, आप रशिया देख ही सकते हो, यूक्रेन देख ही रहे हो, रोमानिया है, मोल्डोवा नहीं है, मोल्डोवा लैंड लॉक्ड है तो मोल्डोवा नहीं आता, ये ध्यान रखिएगा। टर्की बर्गर का ट्रिक ध्यान रखिएगा, आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। बेलारूस वगैरह रशिया के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। पोलैंड ये रहा जहाँ पे मतलब मिसाइल डिफेंस सिस्टम को इंस्टॉल करने की बात करी गई है।
तो इस तरीके से आप देख सकते हो। इसके अलावा एक और मैप है, यहाँ पे आप देख सकते हो डोनेट्स्क वाला रीजन जो है, तो डोनेट्स्क, सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन गलत होगा तो ये जो रीजन है यहाँ इंडस्ट्रियल बेल्ट, और यहीं पर लेकर के विवाद चालू है, सेपरेटिस्ट हेल्ड वगैरह आपको देखने को मिल सकता है रशिया और यूक्रेन के बीच में, आप देख सकते हैं। और इसी के साथ में हमारा जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था वो हमने ईजिली यहाँ पे डिस्कस कर लिया है बहुत ही अच्छे से। आशा करते हैं आपको लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा, और साथ ही साथ में कमेंट करिएगा। और बिल्कुल आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम अच्छे से अच्छे कंटेंट आप तक पहुंचा रहे हैं, ये बेस्ट कंटेंट होंगे, तो इस वजह से आपके सपोर्ट का ही बहुत ज़्यादा हमें मतलब इंतज़ार रहता है, जो कि आपसे बढ़ चढ़ कर मिले तो हमें और भी ज़्यादा वो मोटिवेशन का काम करेगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।